ज़राटके में खुशामदीद। शाहज़ेब जिलानी, वसतुल्लाह ख़ान, ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। प्यारा पाकिस्तान एक बदकिस्मत मुल्क है जहाँ पे हम लोगों के इश्यूज़ पे बात करने की बजाय हमारी मजबूरी होती है कि इस्लामाबाद से जो शरारतें हो रही हैं और इस्लामाबाद में जो शरारतें हो रही हैं हमें उस पर ही बात करनी पड़ती है। पिछले 2-4 दिनों में जो कुछ हुआ है दारुल हुकूमत में, इस वक्त मौजूए बहस वही है। कल हमने मनाज़र देखे शाम को कि पार्लियामेंट के बाहर से किस तरह से अपोजिशन के अरकान को बहुत ही बेदर्दी से उठाया गया, गाड़ियों में डाला गया, तो उनको थाने ले जाया गया। केपी के चीफ़ मिनिस्टर का कुछ पता नहीं था, आधा दिन वो किसी से राब्ते में नहीं थे। ये अजीब व गरीब मुल्क है जहाँ पे जो सिविलियन हाई ऑफिसर्स में होते भी हैं उनके प्रिविलेजेस इस तरह से वायलेट होते हैं, क्योंकि पूरी एक गेम चल रही है हमारे एक दारुल हुकूमत में जिसका वो ख़ुद भी हिस्सा हैं और बाज़ ताकतवर लोग जो उनसे कहीं ज़्यादा पावरफुल हैं वो जो चाहे वो कर गुज़रते हैं। तो कल सिचुएशन थोड़ी सी गैर वाज़ेह थी। आज हमारे सामने जो सूरत हाल है, इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर कोई 7-8 रहनुमा हैं PTI के, उनको भेज दिया है कोई 8 दिनों के लिए। बैरिस्टर गौहर जो कि इस वक्त टेम्परेरी चेयरमैन हैं PTI के, उनको आज रिहा किया गया। पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में, सेनेट में आज तकारीर हुई। अपोजिशन के लोगों ने भी तकरीरें की। गवर्नमेंट के जो हिमायती पार्टियां हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, MQM हो, उन सब ने मज़म्मत की। इस अंदाज़ में नकाबपोश लोग पार्लियामेंट के अंदर घुसे, उन्होंने लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश की, बाहर से अरेस्ट की। किसी को कुछ पता नहीं था कि ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस बात की सज़ा मिल रही है। पार्लियामेंट में आज क्या कहा गया, पहले वो सुन लेते हैं। लेकिन अफसोस है कल रात हिंदुस्तान से नहीं, इस्राइल से नहीं, अमेरिका से नहीं, मेरे अपने वतन के इदारों के कुछ लोग, कौन थे वो लोग? वो नकाब पोश कौन थे जो पाकिस्तान के अवाम में घुस गए और यहां से हमारे लोगों को उठा के ले गए? ये जमहूरियत पे हमला है, ये पाकिस्तान पे हमला है, ये पाकिस्तान के आईन पे हमला है। चाहे कोई भी हो, आपको याद होगा कि अली मोहम्मद खान साहब और उनकी पार्टी और इमरान खान साहब जब गेट्स तक पहुंचे थे तो उसको भी हमने अटैक ऑन पार्लियामेंट कहा था और उसको जो है कंडेमनेबल कहा था। तो ये तो पार्लियामेंट के गेट्स के अंदर घुस के मेंबर्स को अगर गिरफ्तार किया जाए तो फिर बाकी क्या बचा कि यहाँ आएंगे, हाउस में आएंगे और आपको आके गिरफ्तार करेंगे। ये जो कुछ हुआ पार्लियामेंट में, इस पे तो डेफिनेटली एक स्टैंड लेना पड़ेगा। अंदर की जितनी वीडियो फुटेज है वो मुझे चाहिए, ताकि जिसके ऊपर हमने जिम्मेदारी डालनी है हम वो जिम्मेदारी डालें। हमने इस पे ऊपर खामोश नहीं रहना। 2014 में मैंने खुद FIR कटवाई थी जिन लोगों का मैंने जिक्र किया उनके खिलाफ, और आज भी अगर कटवानी पड़ी तो यहाँ जो पुलिस का अमला बैठा है मैं वहाँ पे FIR कटवाऊँगा उन लोगों के नाम जिन लोगों ने इसमें वो किया है। तो स्पीकर जो है ना, देखिए वो कस्टोडियन होता है हाउस का, उस पर सबसे बड़ी ये जिम्मेदारी होती है कि वो हाउस का जो पार्लियामेंट का तकद्दुस है उसको इंश्योर करें कि बाकी इदारे उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन आज जिस तरह की बातें आपको पता है रियाज साहब ने की, उससे तासुर ही, मतलब उनको कुछ पता ही नहीं था कि कल हुआ क्या है। एज इफ के वो कह रहे थे कि जैसे वो, या तो पता नहीं, आप अयाज साहब के बारे में ऐसी बातें ना करें। अयाज साहब ने स्टांस लिया है, कह रहे हैं कि इस पर स्टांस लेना पड़ेगा, मिलके लेना पड़ेगा इस पे स्टांस। आपको पता है जॉर्डन जी मस्जिद अक्सा का कस्टोडियन है। हाँ, ओ यस, वैसा ही कस्टोडियन, बिल्कुल ठीक हो। इजराइल की बात कर ही रहे हैं तो अच्छा, स्पीकर साहब जो हैं, मुझे उनकी नीयत पे बिल्कुल शक नहीं है। उन्होंने IG इस्लामाबाद अली नासिर को तलब किया और SSP जो हैं उन्हें भी तलब किया, और यकीनन उनसे ये पूछा गया होगा कि अब IG अपने तौर पे तो एक्शन नहीं लेता और इतना बड़ा एक्शन के पार्लियामेंट में घुसे, तो यकीनन मुझे 100% यकीन है कि स्पीकर ने उनसे पूछा होगा आपको हुक्म कहाँ से आया, किसने दिया। बिल्कुल। अब वो जवाब हम तक ना पहुँचे वो एक अलग बात है, लेकिन आई एम श्योर कि स्पीकर साहब ने ये ज़रूर पूछा होगा। फिर स्पीकर साहब ने कहा कि जी बैरूनी दरवाज़ों की वीडियोज़ जो हैं वो मुझे दी जाएँ।
ताकि फिर उन्हें देख के जिम्मेदारों का तयन किया जाए। लेकिन अब जिम्मेदार अगर नकाब पोश थे तो फिर बड़ा मसला हो जाएगा। और दूसरे मैं ये दुआ करता हूँ हाँ कि ये जो कैमरे लगे हुए हैं उस समय ख़राब ना हो गए या कोई टेक्निकल मसला ना पैदा हो। एक कैमरा था मुझे याद है जो कभी ख़राब नहीं हुआ, और वो था कि जब सेनेट में वोटिंग हो रही थी तो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने कुछ कैमरे उनको मिले थे वोटिंग बूथ के अंदर, वो 100 ऑफिसर चल रहे थे। और मेरा ख्याल है कि वो दिन गए ना, वो जो जज साहिबान के घरों में भी जो अलेजिडली कैमरे लगे हैं, मेरा ख्याल है वो भी अच्छी क्वालिटी के थे। ये कॉन्ट्रैक्ट जो कैमरों का है ना उसी कंपनी को दें, उसी कंपनी को दें। जहाँ तक ये जो बात है ना, और मतलब मुझे थोड़ी सी आईजी साहब पे भी तरस आ रहा है कि बेचारे कहते हैं यार हमेशा आप मुझे यार उन्हें अदालत बुला लेती है मतलब हाँ ये होते कौन हो ये काम करने वाला। मसला ये है ना कि यार गरीब की जोरू सबकी भाभी। हाँ, अब मतलब मुझे करनी है सर। देखिए मुझे आपकी चाय चाहिए, लेकिन मेरी पहुंच सिर्फ इतनी है कि मैं वसत की पेन उठा सकूं, ठीक है ना। तो अब मैंने पेन उठा ली है और कुछ तो मुझे मिल नहीं रहा, तो अब जहाँ तक पहुंचा बंदा वहां तक बात करता है। या वापस जी सर करने के अलावा क्या करते होंगे सर? बस हम बड़े नहीं इंटरनल डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नाम की भी एक चीज़ है, वो भी होगी। फिर उसमें मतलब कोई 4-5 महीने लगेंगे अगर किसी को याद रहा के एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी। अच्छा, उस दौरान इससे 10 हाथ आगे की बातें हो गई होगी, तो आप भूल जाएंगे कि पहले क्या हुआ था, जैसे हम भूल गए कि इससे पहले क्या हुआ था। तो लेकिन एक बात है कि अगर किसी को कहीं पे कोई गुमान था तो आपको औकात अपनी दिखा दी गई कि ये पार्लियामेंट है, ये हम इसमें जो चाहे कर सकते हैं। हम पुलिस के जरिए भी कर सकते हैं, किसी के जरिए आप चीखते चिल्लाते रहें, सर आप घरों में कर सकते हैं, घरों में कर सकते हैं। अच्छा, जो नाम हैं जो कि पार्लियामेंट के अहाते से गिरफ्तार किए गए, ये आपने अली मोहम्मद खान का क्लिप दिखाया, ज़ाहिर उन्होंने लंबी तकरीर की थी। उन्होंने स्पीकर को मुखातिब किया कि जी आपके जो साथी हैं साहबज़ादा हामिद रज़ा, शफ़क़त अवान, आमिर डोगर, शेख वकास अकरम और मौलाना नसीम शाह, उनको पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ़्तार किया गया है। इसके बैरिस्टर गौहर जो हैं उन्हें और जो शेर अफजल मरवत हैं उनको पार्लियामेंट से निकलते ही गिरफ़्तार किया गया, और कुछ को इस्लामाबाद के मुख्तलिफ़ सेक्टर्स जो हैं जहाँ वो रहते होंगे या जिनके ऑफिसेज़ होंगे वहाँ से उठाया गया है। संगजानी का जो जलसा था उसमें मारकुटाई ज़ाहिर हुई थी, 7 बजे का टाइम था, 7:30 बजे मजबूरन पुलिस ने ज़ाहिर कार्रवाई करनी थी। तो वो जो बैरिस्टर गौहर है उन्होंने कहा कि यार ये कोई मैरियट होटल में या कोई शादी की तकरीब तो नहीं थी कि बटन बंद करने शुरू कर दिए, चलो जी बाहर निकलो। ज़ाहिर है हज़ारों लोग आएंगे तो फिर जाएंगे भी, तो उसमें है। लेकिन बहरहाल जो भी हुआ उसके बाद 60 से 70 नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ FIR कटी। अब उसमें कोई भी आ सकता है। PTI इस्लामाबाद के सदर हैं आमिर मुग़ल, MNA हैं ज़ुबैर ख़ान और शोएब शाहीन। उनके ख़िलाफ़ टेररिज्म की दफ़ात डाली गई। टेररिज्म, हाँ, कि उन्होंने जो है डंडों से और पत्थरों से और हाथापाई और जो है वो जो सारी चीज़ें 5-6 दफ़ात थी वो मैंने पढ़ी कि वो उन पे लगाई गई हैं। तो खैर ये एक वो सिलसिला है। अब मैं ये इंटरेस्टेड हूँ ये बात जानने में कि अली मोहम्मद ख़ान ने तो जो है किया, मरसिया पढ़ा, उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने जो लाइन ली वो क्या थी? और उससे मुझे तो लगा कि जैसे हुकूमत जो है वो कह रही थी सही हुआ। उन्होंने कहा कि जी ये गंडापुर साहब ने कहा कि हम 15 दिन में जाके छुड़ाएंगे खान साहब को, और आज दूसरा दिन है, मैं दिन गिन रहा हूँ और तोड़े में हिम्मत है तो मेरे सामने वो जो लड़के नहीं जो स्कूल के लड़के एक दूसरे को डेयर कर रहे होते हैं, वो उस तरह का उनका लहजा। अच्छा, मुझे उसमें एक चीज़ ख्वाजा आसिफ की बहुत अच्छी लगी। आपके पास है सुनाने को? नहीं, हमारे नहीं है। अच्छा, नहीं है, सुना है। अच्छा, मैं बता देता हूँ आपको। ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अगर ये आप लोग बड़े मासूम बनते हैं, अली मोहम्मद ख़ान वगैरह, और उनको दूसरों को जो है वो मुखातिब करते हुए ये बताइए कि अगर ये नारा लगे कि जी नो खान नो पाकिस्तान, तो फिर क्या रिएक्शन होना चाहिए? अच्छा, इस बात का क्या किया जाए कि जी हम पंजाब पे पश्तूनों के ज़रिए चढ़ाई करेंगे, क्या इसका क्या मतलब समझा जाए? ने कहा अच्छा, ख़वातीन के ख़िलाफ़ नाजेबा ज़बान इस्तेमाल की गई। ख्वाजा आसिफ कह रहा है यार, तो इससे अंदाजा करो कि कितनी नाजेबा ज़बान। अगर ख्वाजा आसिफ उनसे बेहतर कौन जानता है?
आज तो वो भी ट्रैक्टर ट्राली बने हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि जी जब हम कहते हैं मुज़ाकरात करो तो ये कहते हैं फ़ौज से मुज़ाकरात करेंगे। अब कहने लगे कि दुनिया के किस आइन और क़ानून में है कि आपको ग्रीवेंसेस तो सियासी हैं, और आप कह रहे हैं नहीं जी ये जो ग्रीवेंसेस हैं इसके हम फ़ौज से मुज़ाकरात करेंगे। इसकी कोई तुक समझ में नहीं आती, लेकिन दरअसल इनके सियासी डीएनए में कोई गड़बड़ है। इन्हें फ़ौज लाई और अब वो दोबारा उसी की तरफ लौटना चाहते हैं। यानी एक तरह से पहले वो ये कह रहे हैं कि फ़ौज को क्यों घसीट रहे हो, और फिर खुद ही ख्वाजा साहब ने जो कि वज़ीर दिफा भी हैं फ़ौजी को घसीट लिया कि वो लाई थी और इसीलिए दोबारा पलट के। यार मज़ेदार मुल्क है ये। नहीं, बहुत ज़्यादा। अच्छा, कल का जो वाक़या है इससे अंदाज़ा हुआ कि नून की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो क्या है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कल का जो पार्लियामेंट का वाक़या हुआ है गिरफ्तारी वगैरह का, ये कोई आइसोलेटेड वाक़या नहीं है, ये बल्कि चेन जो चल रही है वाक़यात की उनका एक तसलसल है। तो इसका मतलब है कि हुकूमत ऑन कर रही है, लेकिन हुकूमत की जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्हें चूँकि वापस जाना होता है और अपने लोगों को मुँह भी दिखाना होता है। तो नवीद कमर का आपने सुनवाई दिया कि उन्होंने कहा कि ये सिलसिला फिर रुकेगा नहीं अगर आपने सीरियसली इसके बारे में कोई स्टेप नहीं लिया, और अगर कोई भी घुस के अंदर आके हमें गिरफ्तार कर सकता है तो फिर तो खेल ख़त्म हो गया। नहीं है खेल तो मेरे ख्याल में ख़त्म हो ही। बहरहाल कहना पड़ता है। नहीं, इनको तो कहना पड़ता ही है, और इनको सिर्फ इसलिए नहीं कहना पड़ता कि आगे जाके मतलब किसी को मुंह दिखाना है, इनको इसीलिए भी कहना पड़ता है क्योंकि इनको नहीं गारंटी ना कि कल इनके साथ भी ऐसा ही होगा। अच्छा, और कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो होता ही होता है। मेरा एक सवाल है आप दोनों से। ये जो हमने देखा है कल और इसका जो कंटिन्यूएशन है आज, ये शो ऑफ स्ट्रेंथ है या शो ऑफ वीकनेस है, क्या है आपकी सरकार की तरफ से? जाहिर है सरकार की तरफ से शो ऑफ वीकनेस है। शो ऑफ नहीं, वीकनेस नहीं, नर्वसनेस, पैनिक, थोड़ा बहुत पैनिक। वो आप ही कहते हैं ना कि जिसके हाथ में थोड़ा होता है वो उसको लगता है हर चीज कील है, उसको वहीं पे ठोकना है ना, हालांकि उसको और कोई तरीका ही नहीं पता। हालांकि बाजार में पेचकस भी मिल रहे हैं, बहुत सारी चीजें मिल रही होती हैं। तो अच्छा, एक और चीज़ है जिस पे के बाद आप तबसरा कर सकते हैं। अली अमीन गंडापुर वो कहाँ कुछ घंटे तक गायब है, इसलिए कि जो हैं उमर अयूब साहब, उन्होंने कहा कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें चाय पे मदऊ किया था, कोई बात करनी होगी। और वज़ीर आला के अलावा उनकी सिक्योरिटी अमले से उनको भी कई घंटे तक रब्ता नहीं हुआ है। अच्छा, अली अमीन के जो भाई हैं फैसल अमीन, उन्होंने अभी एक ट्वीट किया शाम में कि वो जो हमारे भाई साहब हैं अमन आमा पे तवील इजलास के बाद अपने सूबे में दाखिल हो गए हैं। मज़ीद तफसीलात जल्द जारी कर दी जाएंगी। जबकि खान साहब जो हैं उनका ये कहना है, जो आज वो यूजुअली बातें करते हैं, कि गुज़िश्ता रात गंडापुर को इस्टेब्लिशमेंट ने उठाया था, एक वज़ीर आला को उठा के आप मज़ीद नफ़रतें बढ़ा रहे हैं। और फिर जो धुआंधार उन्होंने अली अमीन ने तकरीर की थी, अब कल बैरिस्टर गौहर अली ख़ान की तरफ से था कि जी मैं माफ़ी मांगता हूँ अगर किसी की दिल आज़ारी हुई, लेकिन आज खान साहब ने ये कहा कि उन्होंने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की थी, मैं उनके साथ खड़ा हूँ। अली अमीन के बयान पर माफ़ी मांगने वाले बुज़दिल और डरपोक हैं, उन्हें पार्टी में होना ही नहीं चाहिए। 21 सितंबर को लाहौर का जलसा हर हाल में होगा, पाकिस्तान में इस वक्त गैर एलानिया मार्शल्ला है वगैरह वगैरह। अच्छा, उससे पहले जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ हम जैसे अखबार नवीसों के लिए हो सकती है कि क्या इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई में बैकडोर राब्ते हैं या नहीं हैं। बैकडोर राब्ते तो हमेशा होते हैं, जानी दुश्मनों के भी होते हैं, लेकिन ये चेमे गोइयाँ हैं, आज उन्होंने उनको भी क्लियर कर दिया। उन्होंने कहा जी कि 5-6 लोग मैंने डिप्यूट किए थे इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते के लिए। और फिर उन्होंने दोहराया कि जी 22 अगस्त का जलसा उन्हीं के कहने पे हमने मुलतवी किया, और उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि 8 सितंबर को आप आराम से जलसा कर लीजिएगा। और उन्होंने हमें धोखा दिया है। आज तक मैंने बातचीत के दरवाज़े बंद नहीं किए थे, लेकिन अब मेरी पार्टी का कोई रुकन उनसे राब्ते में नहीं रहेगा। फिर खान साहब जो हैं वो 1971 और 70 में फंसे हुए हैं। वो हर दफ़ा
उसका एक आजकल वो किताबें पढ़ रहे हैं बांग्लादेश ले आते हैं। तो उन्होंने कहा जी एक जानिब यहिया खान मुजीबुर रहमान से बातचीत कर रहे थे और दूसरी तरफ ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी, और फिर उन्होंने अपना वही पुराना मौक़िफ़ दोहराया कि 9 मई की तैयारी बहुत पहले से थी, इसीलिए अगले 24 घंटे में हमारे 10,000 लोग गिरफ़्तार किए गए। कोई इस तरह की चीज़ें उन्होंने कही हैं आज। अब आप फ्लोर हाजिर है कि इसमें नहीं, अब मुझे समझ नहीं आ रही कि इसको कहाँ से पकड़ें। अब 50 चीज़ें आपने सामने रख दी है। ब्रेक ले लें, ब्रेक सोच लें कि क्या कहना है। सोचते हैं कहाँ से आना है। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले मैंने अपने दोनों साथियों से सवाल पूछा कि ये जो हमने हरकतें देखी हैं जो है ये एक शो ऑफ स्ट्रेंथ है या शो ऑफ वीकनेस है? मेरा ख्याल है कि वीकनेस है, पैनिक है, डेस्परेशन है, जो भी है। दूसरी जानब हम देखते हैं कि जो अभी जो कॉन्टेस्ट है वो एक बड़ा क्लियर कॉन्टेस्ट है पावर और पॉपुलैरिटी के बीच, और जब भी पावर का इस्तेमाल किया जाता है जितने भी भोंडे तरीके में, किसी को उठा लो, किसी की वीडियो लीक कर दो, पार्लियामान में घुस जाओ, ये कर दो, तो इसका एक रिवर्स इफेक्ट आता है कि पॉपुलैरिटी में और ऊपर मजीद इजाफा आता है। और अभी भी ठीक ठाक इजाफा है। जहां तक ये बात है ना कि अवाम के जज्बात की तर्जुमानी, सर आप अवाम से बात करके तो देखें, जज्बात खौफनाक है, खौफनाक है। अब ये जो पीटीआई की कैलकुलेशन बड़ी मेरा ख्याल है कि क्लियर है, और खासतौर पर खान साहब की, कि वो तो भाई आराम बैठो, आप मतलब जो भी थोड़ी बहुत स्पेस मिलती है वो यूज़ करो, ये इन्होंने क्रैक डाउन करना है, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जाएगी और कन्वर्सली हुकूमत की पॉपुलैरिटी गिरती जाएगी। पावर और पॉपुलैरिटी के कॉन्टेस्ट जो अभी हम देख रहे हैं, इसने कहाँ जाना है? क्योंकि हुकूमत के हाथ में क्या है। अच्छा, अब हुकूमत की भी जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि हुकूमत की भी बात हो रही है और फिर हुकूमत के ऊपर जो रियासत है उसकी भी बात हो रही है। तो चलिए हुकूमत से स्टार्ट करते हैं, और बिलखसूस नून लीग का कैलकुलेशन है कि सर किसी भी तरह ने यार टाइम निकालो, टाइम बाय करो, ताकि मरीम नवाज की पोजीशन पंजाब में स्ट्रांग हो, हमारा जो खोया हुआ वोट है और बड़े वोट खोए हुए हैं वो हमें किसी तरह से वापस मिले। मुस्लिम लीग की हालत ये है कि जैसे कुल्फी का ठेला उलट जाए ना, तो जिसका ठेला उल्टा होता है ना, वो बच्चे आके ना लूटना शुरू कर देते हैं। तो वो जितनी खा सकता है वो उस वक्त खा ले, इसलिए कि जो उसने खा ली वही उसकी, वही है तो मुझे गई तो वही, हाँ वही आपकी फ्रिज है उस वक्त, तो वही है। तो अब देखिए दूसरी जानिब रियासत का क्या मुमकिन एजेंडा क्या हो सकता है? अगर कोई 3 महीने से आगे का एजेंडा है या कोई विजन है जिसको हम कहते हैं कि यार किसी तरह अल्लाह वास्ते इकोनॉमी स्टेबलाइज हो जाए, थोड़ी सी महंगाई कम हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, और लोग भूल जाएं कि इस नाम की कोई पार्टी थी या इस नाम का कोई लीडर था, कि बस है सो है, काम चल रहा है हमारा। लेकिन हमने अक्सर देखा है बॉस, अब अगेन बांग्लादेश की मुझे मिसाल देनी होगी क्योंकि हालिया एक यही मिसाल है हमारे सामने जो अभी हसीना वाजिद के खिलाफ हुआ। और मैं कंपेयर नहीं कर रहा, वो 15 साल हुकूमत में थी, यहाँ पर एक अलग सीन है। इकोनॉमिक प्रोग्रेस तो वहाँ पे हुई थी ना, जो भी जैसी भी अनइक्वल जैसो ऑन। तो अगर किसी का ये ख्याल है कि यहाँ पर 5% अगर मुआशी हालात बेहतर हों, क्योंकि उससे ज़्यादा का इम्कान नहीं रखना चाहिए। कोई कल से कोई मतलब गैस फील्ड नहीं निकलने वाली, कोई तेल की नहरें नहीं बहने वाली कि आप अपने कर्जा दे देंगे और उससे लोग भूल जाएंगे कि ये सब कुछ हुआ है, या जिसको उन्होंने वोट दिया है वो उनको फॉर्म 47 करके आपने खुदे लाइन लगा दिया है। तो क्या ये मुमकिन है आपकी नज़र में? ये मतलब ये इस तरह किस तरह कब तक सस्टेनेबल है? अरे 5% ये सवाल है आप दोनों। 5% भी तुम ना बस इसलिए कह रहे हो कि तुम एक रहमदिल आदमी हो। हाँ, परसों जब हमारे प्यारे नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा और डिफेक्टो वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब ने IMF को डांट पिलाई ना, कि समझ में नहीं आ रहा कि IMF क्या चाहता है, हमने सारी शराइत पूरी कर दी है, ये क्या एजेंडा है फलाना, तब मैं समझ गया कि उस्ताद अक्टूबर में भी शायद IMF की मीटिंग में ये काम वो हार्ड बॉल प्ले कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अब वही सेम सिचुएशन आ सकती है अगर IMF के एजेंडे पे नहीं आता पाकिस्तान अगले महीने। जब आपको याद होगा कि खान साहब की हुकूमत आई थी और शुरू के जो 5-6 महीने बल्कि 8 महीने जिस तरह तरसाया गया था, लटकाया गया, डिफॉल्ट हाँ, तो वो होगी। अच्छा, इनके पास अब जितना भी ये टैक्स जमा कर लें
वो सारा का सारा सूद में जा रहा है, सारे का सारा। वो बाकी चीज़ों के लिए बच ही नहीं रहा। बाकी जो रोज़मर्रा का काम चलाने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है। तो आप ये देखें कि बांग्लादेश में 7 से 8% तरक्की मुसलसल 10 बरस, उसके बावजूद हसीना को और वजूहात की बुनियाद पे माइनस मार्क्स मिलते रहे। हालांकि तरक्की तो हुई थी ना, एक मिडिल क्लास बिल्कुल खासी बनी थी ना, खते गुर्बत से ऊपर आए थे। लेकिन यार लेकिन वसत उसी कुछ और चाहिए। हाँ, उसी मिडिल क्लास के बच्चों ने उसका तख्ता उछाला है। हाँ, ये आप मत भूलें, ठीक है तो ना? यहाँ माना कि यहाँ पर बिल्कुल एक डिफरेंट सिचुएशन चलती है, वो एक होमोजेनस स्टेट है, एक हेटेरोजेनस स्टेट है, वो एक अलग बात, लेकिन इस तरह नहीं चल सकता। अच्छा, और कहीं भी फेडरल सतह पे भी आपने आयरन गिरफ्त रखी हुई है, और वो एक तरह से रेत है जो आपके यहाँ से मुसलसल फिसल रही है। टेररिज्म की जो वेव है उसके बारे में भी कोई प्रोग्रेस, टेंजिबल प्रोग्रेस जो है वो होनी चाहिए ना। आप ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे। अच्छा, बलूचिस्तान में अब नौबत ये आ गई है कि वो जो हुआ था 26 तारीख का वाक़या, उसके बाद का था हमें ईद को देख लेंगे। ये है क्या हुआ 4th शेड्यूल में सर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंटेलेक्चुअल, सियासी कारकुन, उनको तुन दिया है कि जी तुम अपने अपने ज़िले में रहो, फलां का फलां ट्रांसफ़र कर दिया, ख़बरदार तू नहीं यहाँ से नहीं हिलना। तो वो लोग, अब वो डॉक्टर मालिक और ये अपने अख्तर महंगल ये कह रहे हैं कि यार ये तो आप फसल तैयार कर रहे हैं BLA वगैरह के लिए, तो जहाँ वीएन बकौल आप लोगों के वीएन का ये आलम हो तो फिर टेलीविज़न भी। यार आपने बात की ना अख्तर मैंगल की, तो एक उनकी एक बड़ी ट्वीट उनकी एक ट्वीट आई है, आज ही आई है। उसने कहा कि यार जो आपको पता है ना, बड़े लोग मिन्नतें कर रहे थे कि सर देखें जमहूरियत, पार्लियामान, आप आएँ, बलूचिस्तान की आवाज़ कौन बनेगा। तो वो आज कहते हैं कि यार जो मुझे मिन्नत कर रहे थे ना कि आप जमहूरियत की खातिर आप वापस आ जाएं पार्लियामेंट, तो ये ज़रा देखें ना कि कल रात क्या हुआ है पार्लियामान में। हाँ। तो यहाँ तो इट इज़ मार्शल लॉ डिस्गाइज्ड इन अ ग्रीन फ्लैग। और एक बात है कि अगर मैं एक लफ्ज़ में समराइज़ करने की करूँ कि लोग क्या महसूस कर रहे हैं ना पाकिस्तान में, वो है नाउमीदी। और ये जो मसले मसाइल हैं ना, कर्जा है, ये है, दहशत गर्दी है, मईशत का पहिया नहीं चल रहा, लोग संभाल लेते हैं बॉस। बहुत आपको पूरी तारीख में आपको सैकड़ों इस तरह के एग्जाम्पल्स मिलेंगे कि पीपल हैव ओवरकम इट। लेकिन एक चीज जरूरी होती है और वो है उम्मीद। अगर जरा सा भी उन्हें शक दे देना आपके आप भी स्टेक होल्डर हैं तो वो संभाल जरा से। लेकिन यहाँ पर स्टेक होल्डर रोजाना जो भी ये करते हैं ये बैकफायर होता है, मजीद गुस्सा फैलता है, मजीद नाउमीदी, मजीद सख्ती आती है। और ये इनका ख्याल है कि अगर इमीडिएट रिएक्शन नहीं आया तो ऑल इज वेल। लेकिन वो चीज़ बिल्ड होती है और जब वो फटती है ना, वो इस तरह फटेगी कि ना आपको, ना मुझे और ना उन्हें अंदाजा होगा कि ये हुआ। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, हिस्ट्री में कोई रॉकेट 3525 सेम सिचुएशंस का यही आउटकम निकल रहा है। सर वक्फा ले लें। वेलकम बैक। और अब हम सोचा कि थोड़ी सी बात करते हैं ग्रीन इकोनॉमी के बारे में। और ग्रीन इकोनॉमी से मेरी मुराद है हुकूमत का नया मंसूबा, नया नहीं है उसको मैं बताता हूँ, जिसमें एक बहुत बड़े पैमाने पर भंग के पौधे उगाए जाएंगे। और परेशान मत हो, ये कोई पाकिस्तानियों को मज़ीद नशई बनाने की साजिश नहीं है। ये एक कैनबिस कल्टिवेशन प्रोजेक्ट है जिसमें भंग के पौधों को यकीनन उगाया जाएगा, कम से कम प्लान तो यही है। लेकिन उनके मेडिकल, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल यूसेस के लिए। आपको शायद याद हो कि 2020 में जब फवाद चौधरी मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे, तो उन्होंने और PCSIR पाकिस्तान का जो इदारा है, उन्होंने एक जॉइंट प्रपोजल वो लाए थे कि हेम्प प्लांटेशन की जाए पाकिस्तान में, कैनबिस प्लांटेशन की जाए। कैनबिस और भंग का पौधा एक ही चीज़ होता है, आप समझ लें। और इससे पाकिस्तान फॉरेन एक्सचेंज भी कमा सकते हैं, हम मेडिकल मैरिजुआना की फील्ड में भी जा सकते हैं, जो सिर्फ US में अब $1 बिलियन इंडस्ट्री बन गई है। दुनिया भर में तो इसकी वैल्यू इससे भी बहुत ज़्यादा है। और फिर हम हेम्प की इंडस्ट्रियल यूजेस जैसे कि फाइबर,
जिसमें से कपड़े भी बनते हैं, बेड शीट्स भी बनते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें बनती हैं, उस मार्केट में भी हम दाखिल हो जाते हैं। फिर जाहिर है कि उसके बाद कुछ चीज़ें हुई, जैसे कि एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ था, शायद हुकूमत गिर गई थी, तो फिर ये प्लान भी शेल्फ हो गया। लेकिन अभी हाल में ही कुछ माह कबल हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए कैनबिस कंट्रोल एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी को बनाया, और अब वो बिल नेशनल कौमी असम्बली से भी मंजूर हो गया है और सेनेट स्टैंडिंग कमेटी ने भी मंजूर हो गया है। मतलब कि अब इसको एक बाकायदा एक शक्ल दी जाएगी। तो इससे अब 4 साल तो हमने लूज़ कर लिए हैं इन सारी सियासी सरगर्मियों में, लेकिन इसका क्या पोटेंशियल है, क्या चैलेंजेस हैं, और क्या हम इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली करने के लिए पाकिस्तान को क्या करना होगा और क्या करना नहीं होगा। तो इसी पर बात करने के लिए आज हमने दावत दी है मुखैर अजीज़ साहब को फ्रॉम कनाडा। आप फार्मासिस्ट हैं बाय ट्रेनिंग, वर्किंग एज डायरेक्टर ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस कैनिम कनाडा नाम की एक कंपनी से। अब कैनिम के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि ये मेडिकल मैरिजुआना की फील्ड में एक बहुत बड़ा प्लेयर है, एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, और कनाडा, यूके और मुख्तलिफ ममालिक में इनके ऑफिसेज भी हैं जहाँ पर ये प्रोक्योरमेंट होती है, ग्रेडिंग होती है, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। यहाँ पर मेरी नॉलेज यहाँ पर आके ख़त्म होती है। तो मुखैर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पहले तो अगर आप हमें थोड़ा सा समझा सकें कि जब हम मेडिकल मैरिजुआना की बात करते हैं, अक्सर लोग CBD ऑयल और इन तरह के प्रोडक्ट्स की भी बात करते हैं, तो किन स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स की बात हो रही है और उनके क्या फ़ायदे होते हैं? सर, पिछले तकरीबन 6-7 साल से मेडिकल मैरिजुआना ने पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा अपनी एक जगह बनाई है, और इसमें बहुत सारे लोग जो कि बहुत पुरानी दर्द या कोई नींद के मसाइल या कोई आर्थराइटिस वगैरह के मसाइल से जो लोग उनका शिकार हैं, तो उन्होंने इस हर्बल ड्रग का रुख किया है। और इसमें 2 मेन इंग्रेडिएंट हैं, एक है THC और एक है CBD। CBD जो है वो नॉन साइकोएक्टिव, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं कि वो आपको वो नशावर नहीं है, वो बहुत सारी बीमारियों के लिए वो भी कारआमद है। और फिर एक है THC जो कि आपके दर्द के लिए, नींद के लिए और दूसरे मसाइल के लिए भी वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो ये 2 मेन इंग्रेडिएंट हैं, और भी काफ़ी सारे छोटे इंग्रेडिएंट्स हैं, THCV, CBG और CBN वगैरह भी, लेकिन उनकी ज़्यादा इतनी रिसर्च नहीं है, लेकिन इन 2 पर रिसर्च ज़्यादा हुई है, तो इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। और इसमें ज़्यादा जो मार्केट शेयर है वो है ड्राइड प्रोडक्ट का, क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस चीज़ का रुझान कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो दुनिया में हर्बल ड्रग्स की तरफ रुझान ज़्यादा हो रहा है। लोगों का फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से थोड़ा सा कोविड के दौरान थोड़ा सा दिल भी उठा, कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज और कुछ मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा मार्केट शेयर बढ़ रहा है हर्बल ड्रग्स का, और इसी वजह से लोग हर्बल जो है वो हर्ब्स के तौर पे लेते हैं। इसके अलावा इसमें ऑयल्स, कैनबिस एक्सट्रैक्ट्स, और इसमें जेल कैप्सूल्स, इसमें गमीज़, इसमें जो है आपकी क्रीम्स, बहुत सारी प्रोडक्ट्स में ये अब अवेलेबल है बहुत सारे जो है मगरबी ममालिक में, और इसकी मार्केट हर साल पिछले साल से ज़्यादा ही हो जा रही है। जो भी प्रेडिक्ट करते हैं लोग कि ये मार्केट होगी, उससे ज़्यादा ही हो रहा है। और इसके अलावा इसका बहुत सारे ममालिक अब लीगलाइज कर रहे हैं इससे, तो जब एक मुल्क में लीगलाइज होती है तो उसकी वजह से लोगों में एक तो क्यूरियोसिटी भी बढ़ती है और अवेयरनेस भी बढ़ती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा रिसर्च भी हो रही है इस पर, अब पहले जो नहीं हो रही थी, तो उसकी वजह से भी जब रिसर्च होती है पता चलता है कि इसके क्या फ़वाइद हैं, तो उस वजह से भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहा है इन ममालिक में। अच्छा, तो अब CBD, जैसे आप CBD ऑयल की बात करें, आप इस वक्त कनाडा में हैं, अगर हम इस वक्त एक अंदाज़ा लगाएं कि दुनिया भर में मेडिकल मैरिजुआना की जो इंडस्ट्री है वो कितने बिलियंस ऑफ डॉलर्स में होगी आपकी नज़र में? सर, जो 2024 में जो इनकी प्रोजेक्शन है वो तो ये है कि कम से कम जो है वो $25 बिलियन US डॉलर जो है वो रेवेन्यू होगा इस सिर्फ मेडिकल मैरिजुआना का। और इसके अलावा इनकी जो 2029 तक जो प्रोजेक्शन है अभी, वो ये है कि तकरीबन 70 बिलियन तक इनका जो है वो रेवेन्यू पहुंच जाएगा, क्योंकि हर महीने हम सुनते हैं कि कोई नए मुल्क ने लीगलाइज कर दी है कैनबिस, या उनकी कोई ऐसी नई रेगुलेशंस आ गई है जिसकी वजह से उन्होंने इस्तेमाल आसान कर दिया है। अभी हाल ही में यूक्रेन जिसमें जंग चल रही थी, तो उसकी गवर्नमेंट ने दिसंबर 2023 में उन्होंने रेगुलेशंस लेके आए, 2024 के फरवरी में इनकी वो अप्रूवल भी हो गया, और वो गवर्नमेंट फंड करेगी जो भी इसकी प्रिस्क्रिप्शंस लेंगे। तो अब जो भी इस्तेमाल है इस प्लांट का,
उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत अब होगी यूक्रेन में जंग के बाद। इसमें PTSD, इसमें पेन, इसमें एंग्जाइटी, इन चीज़ों के बारे में। तो इसलिए उन्होंने ये ज़रूरत महसूस करते हुए ये कि ऐसे ही हर 2-3 महीने बाद हम सुनते हैं कि एक और मुल्क ने इसको लीगलाइज कर दिया है या उसकी गवर्नमेंट ने एक इस पे फंडिंग जारी कर दी है कि वो अपने लोगों को ये जो है वो उसके लिए पे करेगी। तो इस वजह से जब भी आप अंदाज़ा लगाते हैं कि इस मार्केट का कितना हजम होगा, वो उससे बढ़ता जाता है, बिकॉज उसके जो भी नया कंट्री ऐड होता है इसकी लीगलाइजेशन में, उससे जारी बात है बहुत सारे लोग इसमें आ जाते हैं। अच्छा मुग़ीर, अब देखें जिस तरह अभी हमने कहा कि इस साल फरवरी में एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए एक रेगुलेटरी बॉडी पाकिस्तान में बन गई। 13 रुकनी बॉडी है, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स भी हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज भी ज़ाहिर है हिस्सा है, ज़ाहिर है, क्योंकि वो एंटी नारकोटिक्स के हवाले से उनको कंसर्न। अब इंटेलिजेंस के बगैर तो काम नहीं तो होगा। हमारे यहाँ हम ये जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में 10 हज़ार एकड़ पे ये वैसे ही लोग उगाते आए हैं, इवन दो लीगल नहीं था, लेकिन ये उगती आई है। इस ऑर्डिनेंस के बाद तीरा वैली इस ऑर्डिनेंस के बाद ज़ाहिर है कि वो लीगली ग्रो कर पाएंगे, लेकिन अभी तक मेरे ख्याल है रूल्स वगैरह बने नहीं हैं, तो इसकी इन्फोर्समेंट अभी हुई नहीं है, लेकिन हो जाएगी। आप इसमें क्या देख रहे हैं, अगर आप पाकिस्तान के ग्रोथ पोटेंशियल को समझते हैं कि इसमें हमें नेक्स्ट स्टेप्स क्या लेने होंगे ताकि ये रियलिटी बने, ये आइडिया जो है? जी, इस पे जाने से पहले मैं एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि मैं जब भी किसी यहाँ पे किसी कॉन्फ्रेंस में जाता हूँ या किसी को प्रेजेंटेशन अटेंड करता हूँ किसी एक्सपर्ट की, तो उसमें वो पाकिस्तान का जिक्र ज़रूर करते हैं, वो सवात वैली और हिंदू कुश माउंटेन का जिक्र ज़रूर करते हैं, क्योंकि उनका क्लाइमेट और वहाँ पे जो भी प्रोडक्शन होती है उसका जो यहाँ पे कंज्यूमर्स हैं वो उसको बड़ी अच्छी निगाह से देखते हैं। बहुत अच्छा इमेज है पाकिस्तान का इस हवाले से, इसे आप अच्छे तरीके से लें बुरे तरीके से, लेकिन वो जो टेक्निक्स हैं उनकी और जो प्लांट्स हैं जो कह रहे हैं कि वो क्योंकि पहाड़ों के दौरान है तो उनमें इम्प्योरिटीज़ कम है, वो पोलन दूसरे ममालिक से कम आता है, तो इसकी बहुत ही ज़्यादा वो एक अच्छे उनका इमेज है और इसलिए पाकिस्तान को मार्केटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। वो सिर्फ ये कह दें कि हिंदू कुश माउंटेन से है या सवात वैली से है, तो लोग बहुत सारे इसको पहले ही जानते होंगे। और दूसरा जो नेक्स्ट स्टेप आपने जो रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात की, इसमें बाकी दुनिया में जहाँ पे मैंने देखा है कामयाब हुई है, वहाँ पे अगर वो फार्मास्यूटिकल साइड से या मेडिकल साइड से उससे अगर वो लें तो उसका ज़्यादा फ़ायदा है। अगर पाकिस्तान में भी ड्रैप के अंडर ही आ जाती ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के अंडर तो वो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि इसको हमें एज अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट लेना चाहिए, जैसे कि एफिड्रीन है, जैसे कि दूसरी जो अद्वियात हैं जो कि अब हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में बनती हैं, तो हमें इसको भी उसी तरह देखना चाहिए। अगर हम इसे जैसे अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये ऑर्डिनेंस पेश किया और अब हमारे जो डिफेंस इदारे हैं वो बहुत सारे इसमें आ रहे हैं नारकोटिक्स वाले, अगर हम इसी रास्ते पे रहे तो शायद ये बहुत रिस्ट्रिक्टिव होगा, इसमें ग्रोथ जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं हो पाएगी, क्योंकि लोगों को इन इदारों की तरफ से बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना होगा। ये अभी आगाज़ है, तो अभी देखना होगा कि जो ये इदारे हैं इनमें कौन से आपको लोग हायर करते हैं, उनकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं, वो किस तरह सोचते हैं। अगर तो आप इस दवाई के या आप मेडिकल फील्ड के या इस ख़ासतौर पे प्लांट के एक्सपर्ट्स को लेते हैं तो फिर तो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है, और वो ज़ाहिर बात है जो ग्रोअर्स हैं उनको गाइड भी करेंगे, उनको बताएंगे भी कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन अगर हमने सिर्फ इससे एक जैसे बाकी ब्यूरोक्रेसी चल रही है अगर उसी तरह चलाने की कोशिश की और ऐसे लोगों को इन्वॉल्व किया जिनका शायद इसमें कोई इतना इक़दार नहीं होना चाहिए, तो फिर इसमें एक ग्रोथ की जो है वो जो हमारे पास एक मौका है बहुत अच्छा कि हम इसके फ़ायदा उठाएं, वो शायद उससे हम फ़ायदा ना उठा पाएँ। ठीक है, अच्छा अब ज़ाहिर है कि दुनिया भर में आई मीन दिस इज़ अ थ्राइविंग इंडस्ट्री, तो हमारे पास एक फ़ायदा ये है कि डूज़ एंड डोंट्स हमारे सामने है कि क्या चीज़ चलती है क्या चीज़ नहीं चलती। तो एक वक्फा लेते हैं और फिर ज़रा करते हैं कि हम दुनिया को तो अपनी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, लेकिन हम दुनिया से क्या सीख सकते हैं आफ्टर दिस। वेलकम बैक जी। हम बात कर रहे हैं कैनबिस कल्टीवेशन के बारे में, साथ मुखैर अजीज़ साहब हैं। मुखैर, अब एक हमें फ़ायदा जो है, जो मैं ब्रेक से पहले यही बात कर रहा था कि हम दुनिया की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनसे हम सीख सकते हैं, और अक्सर हम देखते हैं कि क्या करना सीखने एक चीज़ होती है, जो नहीं करना वो ज़्यादा शायद इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर आप हमें थोड़ा सा बताएं कि दुनिया भर में जो प्रोजेक्ट्स इस तरह के लॉन्च हुए हैं उसमें डूज एंड डोंट्स क्या हैं, अगर आप फ़र्ज़ करें कनाडा की मिसाल दें हमें।
जी सर, जब कनाडा में 2018 में जब कैनबिस लीगलाइज हुई तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों में एक्साइटमेंट थी। बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर्स इसमें आए और बहुत सारे लोग जो पहले उनका ग्रीन हाउस था खीरे के लिए या टमाटर के लिए या शिमला मिर्च के लिए, उन्होंने उसको चेंज करके यहाँ पे कैनबिस ग्रो करना स्टार्ट की और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स भी बहुत ओपनली इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। तो बाद में हुआ ये कि जो हमारे ऑफ कोर्स जैसे पाकिस्तान में FBR है, यहाँ पे जो CRA है, उसने समझा कि ये तो हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हमने बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इनसे ले लेना है अभी। उन्होंने स्टार्ट में ही इतने ज़्यादा टैक्सेस लगा दिए कि जो भी कोई स्टार्ट करना चाह रहा था उसके पहले 4-5 साल तो स्ट्रगल के ही होते हैं या वो समझ रहे होते हैं कि हमने अभी क्या करना है। उन्होंने उसी वक्त उसको इतना चोक कर दिया, उन पे इतने ज़्यादा टैक्सेस डाल दिए कि पिछले साल से 2023 से लेकर अभी तक हर 2-3 दिन बाद हम खबर सुनते हैं कि ये कैनबिस कंपनी बैंकरप्ट हो गई, इसने बैंकरप्सी प्रोटेक्शन ले ली। तो ये बहुत नुकसान हुआ कनाडा में इस मामले में कि हमारे जो रेवेन्यू के इदारे हैं ना, उन्होंने समझा कि ये तो मुर्गा आ गया, अब जो भी शॉर्टफॉल है हमारा, या अगर नया टैक्स लगाना है तो सबसे पहले इस पे लगाते हैं। बड़ी सुनी सुनाई बात लग रही है वैसे ये मुगैर भाई। बिल्कुल, और मुझे खदशा यही है पाकिस्तान में भी यही होगा कि अगर कोई नया टैक्स लगाना है तो चलो इन पे लगा देते हैं, क्योंकि जनरली इसके साथ कोई बेसिक नीड्स की सिंपैथी अटैच नहीं होती कि ये कोई बेबी फार्मूला नहीं है या ये कोई आटे की बोरी नहीं है। या सो इसमें इस पे इतना ज़्यादा अटैक आ जाता है इन रेवेन्यू इदारों का कि वो बिज़नेस को थ्राइव नहीं करने देते। शुरू में मेरा मशवरा यही होगा जो अथॉरिटीज़ हैं कि कनाडा के इस स्टेप को फॉलो ना कीजिएगा। पहले इंडस्ट्री को भी ये नौमौलूद है, इसको अभी स्टार्ट होने दें, इसको गाइड करें, इनको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करें, इनको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करें जिससे इनका फ़ायदा हो। इनको थोड़ा सा बढ़ने दें 4-5 साल तक, और फिर जब ये अपनी दुनिया में अपनी एक मार्केट शेयर बना लें तो फिर जाहिर बात है इन्होंने ऑटोमेटिकली इतना रेवेन्यू देना है आपको कि आपको फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपने शुरू में ही इनको बहुत ज़्यादा आपने टैक्सेस के अंदर डाल दिया तो वो इसका चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि लोग जिस कैनबिस के अराउंड स्टिग्मा है उसकी वजह से पहले ही थोड़े से कंसर्न होंगे इसमें आने से। लेकिन जब उन्हें पता चला कि और भी बहुत सारी तरफ से हमें अटैक्स आ रहे हैं तो शायद उससे बहुत सारा डिस्करेजमेंट भी हो और सक्सेस रेट कम हो। और दूसरा यही जो हम पहले बात कर रहे थे कि ऐसे लोग भी यहाँ पे आए, इंडस्ट्री रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के हेड्स, UK में भी मैंने देखा और ऑस्ट्रेलिया में भी, कि जिनको इतना पता नहीं था इस फील्ड का, तो उन्होंने भी थोड़ा सा नुकसान किया। फिर जब वो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स को लेकर, जब उन्होंने इंडस्ट्री वालों की भी सुननी शुरू की, तो अभी हम देख रहे हैं कि वो बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं जिसमें वो आसानियाँ भी पैदा कर रहे हैं, और लग रहा है कि उनके रेगुलेशन से कि उन्हें थोड़ी सी समझ है इस चीज़ की। सही है। अच्छा, ये एक शेर है ना, हमेशा देर कर देता हूँ मैं, तो 4 साल तो हमने भी देर कर दी है, तो क्या टाइम गुजर तो नहीं गया या मुखैर साहब, या अभी भी जो ग्लोबल डिमांड है वो काफ़ी है पाकिस्तान के लिए? जी अभी भी बहुत है, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अभी हमें बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये, क्योंकि अभी पिछले 10-12 साल से ही तो ये ज़्यादा लीगलाइजेशन स्टार्ट हुई है, और अभी भी बहुत सारे ममालिक हैं जो कि अभी लीगलाइजेशन पे वर्क कर रहे हैं। अभी मैं लक्समबर्ग का सुन रहा था, फ्रांस का सुन रहा था, जर्मनी ने अभी अपनी रेगुलेशंस अपडेट की हैं जिसमें उन्होंने और अलाउ किया है, और ऐसे ही अभी और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। अभी मोरक्को ने 2021 में किया था और अभी उन्होंने काफ़ी बड़ा मार्केट शेयर ले लिया है यूरोपियन मार्केट्स का। तो हमें ज़ाहिर बात है अब कम्पीट करना पड़ेगा दूसरे ममालिक के साथ, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान का जो हिंदू कुश का एरिया है, इसकी पहले ही बहुत अच्छा इमेज है कि ये एक बहुत अच्छी क्लाइमेट है, इसमें बहुत अच्छी प्रोडक्ट अवेलेबल हो सकती है। तो हमें अगर हमारी इंडस्ट्री को अभी अच्छे तरीके से चलाने की कोशिश की जाती है तो मेरे ख्याल में अभी भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, ये जो है ना बहुत सवाल है या पकड़ी जा रही है, 5 अरब रुपए की पकड़ ली, 3 अरब रुपए की पकड़ ली, मतलब, और वहीं इन्हीं इलाकों में हो रहा है सब कुछ। अब इन्हीं को अगर इस पे राग़िब कर दें कि यार ये मेडिकल वाली जो पैदावार है इस पे आ जाओ तो हम खरीदेंगे, और तुम्हें मसला, तो ये 2-3 मसाइल एक साथ हल हो सकते हैं बॉस। लेकिन मसला ये है कि चूंकि सीधा मसला तो हम नहीं हल करना चाहते जब तक कि उसमें कोई, अच्छा, उधर प्रॉफिट ज़्यादा होगा ना 2 नंबरी में। अगर आप मेडिकल इसमें, आप फॉर्मल इसमें आते हैं तो शायद पता नहीं प्रॉफिट उतना ही होगा या नहीं। हाँ मुगीर, आप बताएं
कि इस वक्त जो लोग ग्रो कर रहे हैं इलीगली, उसके लिए ड्रग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर वो इस तरफ आते हैं तो क्या उनका प्रॉफिट बढ़ेगा, कम होगा? जी बिल्कुल, प्राइसेस ज़्यादा होती हैं लीगल मार्केट में। जो लोग हैं अगर वो लीगली लेके वो ज़्यादा पैसे पे करने पे भी राज़ी होते हैं, क्योंकि उसमें फिर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती पुलिस की तरफ से कोई इस तरह का। तो इसमें प्राइसेस ज़्यादा होंगी और इसमें एक्सपोर्ट का जो हमारे पास एक इंसेंटिव, उसकी वजह से भी लीगल मार्केट में प्रोड्यूस करना जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। उसमें टैक्सेस आएंगे, उसमें और ड्यूटीज़ आएंगी, लेकिन उसके बावजूद प्रॉफिट लीगल मार्केट में यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा था। और यहाँ पे जो अच्छा काम किया है इंडियन गवर्नमेंट ने, जब ये स्टार्ट हुई तो उन्होंने बहुत सारे जो ब्लैक मार्केट में कर रहे थे ये प्रोड्यूस, उन्हें कहा कि आप भी अपनी वाइट मार्केट में आप अपनी प्रोडक्ट्स लेके आए। तो हर जो भी नया खुल रहा था उनको कहा कि आप जब कोई भी प्रोडक्ट पहले दिन लेके आएंगे जब आपने लाइसेंस लिया है, तो आप कहीं से भी ला सकते हैं, हमें ये ज़रूरी नहीं बताना कि आप कहाँ से लेके आए हैं। अच्छा, तो वो पहला दिन अभी भी इसे एमनेस्टी जो है वो स्कीम कहते हैं, वो पहला दिन हमें एमनेस्टी है कि हम कहीं से प्रोडक्ट लेके आ सकते हैं। उसके बाद जो भी ग्रो करनी है उस पर हमें ट्रैकिंग चाहिए, उसकी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। तो इस तरह थोड़ा सा इंसेंटिव देना चाहिए उन लोगों को जो कि ब्लैक मार्केट में कर रहे हैं, ताकि वो लीगल मार्केट में आए। अच्छा सुने, आप फार्मासिस्ट हैं और आपकी इतनी नॉलेज है इस सब्जेक्ट पे, अगर आपको कहा जाए कि यार पाकिस्तान आ जाएं ज़रा हेल्प करें, तो आप इस पे गौर कर सकते हैं या कनाडा बेहतर है? नहीं सर, कोई मशवरा चाहिए हो या कोई भी हो तो वो तो वॉलंटरी मशवरा नहीं, आए आगे इसको ये चाह रही हैं कि आप आगे संभालें ये काम। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसी मछलियाँ होती हैं ना विच लाइक स्विम अगेंस्ट द टाइड, यहाँ से लोग जा रहे हैं। हाँ, अगर इस बहाने अगर आप, मेरा मशवरा है कि अभी 3-4 साल रुक जाएं जब तक ये रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है फाल हो जाए और वन विंडो ऑपरेशन हो जाए और यहाँ के लोकल लोगों को भी समझ में आ जाए, तब आप अपना पैसा यहाँ और खान साहब भी रिहा हो जाएं तो फिर तो आपको और भी आपको शायद अब इसको फंसाने का नहीं है। बस थैंक यू वेरी मच मुखैर साहब, इससे पहले कि ये आपके लिए मुश्किलात करेंगे। यार मैं तो अगर ये हो गया ना तो कसम से मतलब माल बेच के ना मैं भंग के पौधे हो गया। तुम्हारी तो छत भी बड़ी है ना, मैं छत नहीं तो प्रॉपर इंडस्ट्रियल स्केल पे करेंगे। वहाँ पे एक अच्छा सा घर बनाऊंगा, लोग कहेंगे वो देखो ज़रार भंगी का घर। क्यों नहीं यार, बात सुनो, अभी हम ये कह रहे हैं कि ये जो हम जिस प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं मेडिकल marijuana, ये नशा आवर नहीं है, ये लेकिन पौधा तो भंग का है, खालिस उसके लिए पर्पस के लिए है। तो मेरा ख्याल है लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मेडिकल भंगी का घर, चलो जो भी कह रहे हैं, वही बात। चलो सर गुफ्तगू का मेयार वो उठा रहे हैं, आप गिरा रहे हैं। मेरा काम यही है, मेरा काम वाइंड अप कर दें, वाइंड अप कर। इससे अच्छा है कि कोई और बात हो, प्रोग्राम को हम यही खत्म कर रहे हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज, शब बखैर।